नमस्कार दोस्तों, फैक्ट गेन के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रिबॉक एक ऐसा नाम है जो कभी अपने स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स के लिए काफी पॉपुलर था, लेकिन नाइकी जैसे ब्रांड की सेल्स को भी मात देने वाला इस ब्रांड के साथ अचानक ऐसा क्या हुआ कि आज मार्केट में मुश्किल से इसके प्रोडक्ट्स दिखते हैं। खैर, ये मामला जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। इसके पीछे कुछ मेन कारण हैं। इसके सामने क्या क्या समस्या आई थी और किस वजह से आज रिबॉक मार्केट में गुमनाम है। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं रिबॉक के केस स्टडी की। दोस्तों, बोल्टन शहर में एक फैमिली बिजनेस के रूप में साल 1958 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसे दो भाइयों के साथ मिलकर शुरू किया गया था। पहले भाई का नाम जो फॉस्टर था और दूसरे भाई का नाम जे फॉस्टर, और इन दोनों की एक छोटी सी जूतों की फैमिली बिजनेस हुआ करती थी जिसका नाम था JW फॉस्टर एंड सन्स बिजनेस। दोस्तों, ये बिजनेस देखने में जितना छोटा था उतना ही अपनी क्वालिटी को बेहतर बनाकर रखता था। दोस्तों, आपको बता दें कि स्पाइक शूज का इन्वेंशन इन्हीं दोनों भाइयों ने किया था। एक बार ऐसा हुआ कि दो रनर ने ओलंपिक में इनके स्पाइक शूज पहन लिए थे। कमाल की बात यह है, उन दोनों रनर ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया था। इसके बाद क्या था, फिर तो JW फॉस्टर एंड सन्स ने इंग्लैंड में काफी पॉपुलर होने लगे। लेकिन दोनों भाई सिर्फ इंग्लैंड तक कहां मानने वाले थे, वो इस ब्रांड को ग्लोबल मार्केट में पहुंचाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने अपनी फैमिली बिजनेस के नाम को बदलकर रीबॉक कर दिया। तो यहाँ से दोस्तों रिबॉक का जन्म हुआ। दोस्तों, ऐसे में रिबॉक कंपनी ने क्या क्या स्टेप उठाए जिसकी वजह से वो कामयाबी की बुलंदियों में पहुंच गए, और इसके बाद ऐसी उन्होंने कौन कौन सी गलतियां कर डाली अपने बिजनेस में जिससे वो आज गुमनाम के अंधेरे में छा गए हैं। दोस्तों, रिबॉक को अगर ग्लोबल ब्रांड बनना था तो उसके लिए सबसे जरूरी था कंपनी का यूएस के मार्केट में पकड़ बनाना, या यूं कहें कि ब्रांड के प्रोडक्ट्स को यूएसए में उतारना, क्योंकि जो चीज यूएसए में पॉपुलर हो गई समझो वो दुनिया भर में छा जाएगी। इसके लिए फॉस्टर भाई यूएसए में डिस्ट्रीब्यूटर खोजने के लिए चले गए। अब यूएसए के डिस्ट्रीब्यूटर्स को फॉस्टर भाइयों के बनाए जूते तो पसंद आते थे, लेकिन जैसे ही उन्हें ये पता चलता था कि ये कंपनी यूके की है तो वो तुरंत अपने हाथ को पीछे खींच लेते थे। दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर खोजते खोजते फॉस्टर भाइयों ने 10 साल बिता दिए। आखिर में 1979 में जाकर इन भाइयों के ब्रांड को पॉल फायरमैन ने रिबॉक की एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को खरीद लिया। अब यहां से रिबॉक की किस्मत खुलने लगी। इस दौरान ब्रांड में 3 नए स्पोर्ट्स शूज लॉन्च किए जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। और उसके बाद दोस्तों रिबॉक की निकल पड़ी, क्योंकि 1983 में रिबॉक के सेल्स में $12.8 मिलियन का जंप देखने को मिला। अब इन्होंने इतना प्रॉफिट इसलिए कमाया क्योंकि इसके पीछे रिबॉक की एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रेटजी थी, और वो ये थी कि उस टाइम में जो भी फीमेल्स के शूज का ट्रेंड चल रहा था उसको सीधा उन्होंने मार्केट में लॉन्च कर दिया। दोस्तों, उस समय द वुमेन एरोबिक ट्रेंड चलता था। अब एरोबिक्स करने के लिए शूज की जरूरत पड़ती है, लेकिन उस वक्त नाइकी, एडिडास, प्यूमा जैसी दिग्गज कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से आदमियों के लिए रखा हुआ था। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये मेल्स के लिए ही शूज बनाते थे। ऐसे में इस मौके का फायदा उठाते हुए रिबॉक ने फीमेल्स के लिए द फ्री स्टाइल शूज को लॉन्च कर दिया। इसके साथ ही शूज को बहुत अट्रैक्टिव भी बनाया गया। इसके बाद रिबॉक का शूज रातों रात तेजी के साथ बिकने लगा, और इसी की वजह से रिबॉक को फर्स्ट कमर्शियल हिट बना दिया। दोस्तों, रिबॉक ने सस्ते, टिकाऊ और अट्रैक्टिव जूते मार्केट में उतारने लगा, जिससे ये तेजी से इस मार्केट में अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत कर ली। इस ब्रांड ने कुछ समय बाद टेनिस गेम में भी अपनी पकड़ बनाने की तैयारी करना शुरू कर दी।
कुछ ही समय में टेनिस प्लेयर बोरिस बेकर और नॉन वैगनरी सहित बहुत से चैंपियन खेल के समय अक्सर रिबॉक के शूज पहने हुए दिखाई देने लगे। अब ऐसा करने से सेलिब्रिटीज सर्कल में तेजी के साथ पॉपुलर होने लग गया रिबॉक का शूज। इसके बाद एक ऐसा दौर आ गया था कि 1980 तक रिबॉक ने नाइकी को पीछे छोड़कर यूएसए में नंबर 1 शूज ब्रांड के तौर पर अपने आप को स्टेब्लिश कर लिया। वही दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रिबॉक ने जब इतनी सफलता हासिल कर ली थी तो फिर आज की तारीख में ये गुमनाम बनकर क्यों बैठा हुआ है? दरअसल दोस्तों, रिबॉक की सफलता के पीछे जहां उसके ट्रेंड के मुताबिक प्रोडक्ट्स बनाना था, वही इन्हीं ट्रेंड्स ने रिबॉक को दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया। दरअसल यूएसए में एरोबिक्स के ट्रेंड धीरे धीरे कम होते चले गए और रिबॉक जो कि पहले नंबर पर था वो दूसरे नंबर पर पहुंच गया। ऐसे में नाइकी ने इस मौके का फायदा उठाया और रिबॉक से बेहतर प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारने लगा। साल 2000 तक रिबॉक मार्केट में ठीक ठाक काम कर रहा था। इस दौरान कंपनी ने अपने ब्रांड को ग्रोथ देने के लिए JZ और 50 सेंट जैसे मशहूर सिंगर के साथ कोलैबोरेशन करके अपने कुछ जूते लॉन्च किए, लेकिन यहाँ पर ब्रांड को भारी नुकसान भुगतना पड़ा। और वही दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी गलती ये थी कि कंपनी ने इन प्रोडक्ट्स के फेल होने पर भी इसे नहीं रोका और इसका प्रोडक्शन मार्केट में उतारता गया। जब कंपनी को इन जूतों से रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ तो कंपनियों ने सेल पर डाल दिया, जिसकी वजह से कंपनी की इमेज मार्केट में काफी बदलाव आया। अब ऐसे मार्केट में लोग कंपनी को लेकर काफी कंफ्यूज होने लगे कि आखिर कंपनी किस सेगमेंट के लिए बेहतर प्रोडक्ट्स बनाती है और धीरे धीरे कंपनी का सेल घटता चला गया। वही नाइकी इस दौरान बड़ी कंपनी बनती चली गई। और वही दोस्तों, 2004 में एडिडास का ग्लोबल शेयर मार्केट 15.4% था और रिबॉक का 9.6% था और वही नाइकी का 33.2% ग्लोबल शेयर मार्केट में प्रॉफिट था। ऐसे में नाइकी को पीछे करने का एक ही तरीका था कि एडिडास और रिबॉक एक दूसरे से मर्ज हो जाए और नाइकी को ओवरटेक कर सके, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। साल 2021 में एडिडास ने रिबॉक को एबीजी ग्रुप को महज $2.5 बिलियन में बेच दिया, जबकि उसने $3.8 बिलियन में रिबॉक को खरीदा था। अब देखने वाली बात यह थी कि क्या रिबॉक खुद को दोबारा मार्केट में वापस से एक प्रॉफिटेबल कंपनी बना पाएगा? क्या वो मार्केट में खुद को दोबारा से इस्टेब्लिश कर पाएगा या नहीं? और दोस्तों, आपकी नजर में सबसे अच्छा स्पोर्ट्स शूज कौन से ब्रांड का है? हमें आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।